नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि गर्ग आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो हम पहले बात करते हैं शिक्षा की और उसके बाद मनोविज्ञान की। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन बोलते हैं, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना, अर्थात अंदर से आगे बढ़ाना। अब प्रश्न उठता है, अंदर से आगे क्या बढ़ाया जाए? अंदर से आगे व्यक्ति के अंदर जो भी नैसर्गिक गुण हैं, उसकी जन्मजात शक्तियां हैं, उनको बढ़ाया जाए, उनका विकास किया जाए। कहने का तात्पर्य है शिक्षा द्वारा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर उचित दिशा में विकसित किया जाता है। शिक्षा व्यक्ति को विकसित करने में, समाज में समायोजित करने में, अपना पूर्ण विकास करने में सहायता प्रदान करती है। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। मनुष्य की पूर्व निहित पहले से ही उसके अंदर जो निहित पूर्णता है, उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा का कार्य है। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्तम विकास से है। बाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। नेक्स्ट है पैथोलॉजी के अनुसार। यह एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने शिक्षा के विषय में अपनी विचारधारा इस तरह से रखी है। शिक्षा व्यक्ति की समस्त जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस तथा प्रगतिशील विकास है। एजुकेशन इज अ नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन्स इनेंट पावर। व्यक्ति के अंदर जो भी नैसर्गिक, स्वाभाविक, प्रगतिशील गुण हैं, उन सभी को विकास करने में शिक्षा सहायता प्रदान करती है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति के विकास में सहायता प्रदान करना है। अंत में हम कह सकते हैं शिक्षा मानव व्यवहार का परिशोधन है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। तो मनोविज्ञान का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन। इससे पता चलता है कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति थी वो दर्शन शास्त्र हुई थी, क्योंकि दर्शन ही आत्मा पर बल देता है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में अपनाया गया। साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ सोल, जिसका समर्थन प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ती आदि यूनानी दार्शनिकों ने किया। इन्होंने इसे आत्मा का विज्ञान कहा, लेकिन आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इस विषय में यह स्पष्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण 16वीं सेंचुरी में आते आते इस सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया। नेक्स्ट है मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में साइंस ऑफ माइंड। 17वीं सेंचुरी में इटली के पेम्पानोजी ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, लेकिन आगे चलकर इस सिद्धांत को भी रिजेक्ट कर दिया गया। आगे चलकर चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना गया, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, लेकिन जिसका समर्थन विलियम जेम्स, विलियम वुंड, टिचनर आदि ने करा था, लेकिन चेतना शब्द पर एक मत न होने के कारण उसमें मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि चेतना के साथ साथ अर्धचेतन और अचेतन क्रियाएं भी मनुष्य को प्रभावित करती हैं, इसलिए इस अर्थ को भी स्वीकार नहीं किया गया। आगे चलकर बात होती है व्यवहार के विज्ञान के रूप में, साइंस ऑफ बिहेवियर।
वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसे व्यवहार का निश्चित विज्ञान का, पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। इसका सबसे अधिक समर्थन वॉटसन ने किया। वॉटसन इज कॉल्ड फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट। इनको व्यवहारवाद का पिता के भी माना जाता है। इन्होंने कहा था मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में लिखना, परिभाषित करना संभव है। इट इज पॉसिबल टू राइट अ साइकोलॉजी टू डिफाइन इट एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। अर्थात आगे चलकर मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपना लिया गया और इसीलिए वुडवर्थ ने कहा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मस्तिष्क का त्याग किया, फिर इसने अपनी चेतना को त्याग दिया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन लॉस्ट its mind, then it lost its consciousness, it still has behavior of short। अर्थात आज के समय में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि यह मानव की प्रकृति और उसके व्यवहार का अध्ययन करता है। अब बात करते हैं विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विचारों की जो उन्होंने मनोविज्ञान के विषय में दिए। डेफिनेशंस। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू बोरिंग, लैंगफील्ड एंड वेल्ट ने इसे कहा था कि जब हम मानव के प्रकृति का, उसकी नेचर का, उसके स्वभाव का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। गैरिसन ने कहा मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। सभी लोगों ने यही कहा कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति और नेचर की ओर, जो कि इन परिभाषाओं से निकलकर हमारे सामने आई है। सबसे पहले पॉजिटिव साइंस है ये। सेकंड, साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट, नॉर्मेटिव साइंस है, नियामक विज्ञान है। वैलिड एंड रिलायबल बेस है, इसके वैध और विश्वसनीय आधार है। इसके जो भी सिद्धांत होते हैं वह विभिन्न देश काल परिस्थितियों में मान्य होते हैं। एम्फेसिस ऑन कॉज इफेक्ट, यह कारण और प्रभाव पर बल देता है। इसके अंदर जो भी प्रयोग किए जाते हैं वह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल थ्योरी, जिसके सार्वभौमिक सिद्धांत है। जो सिद्धांत मान लीजिए मनोवैज्ञानिक अमेरिका में हुआ, रूस में हुआ, उन्होंने जो थ्योरी निकाल दी वह सार्वभौमिक है। सभी व्यक्तियों के व्यवहार पर लगभग वो सही सिद्ध होती है। ये थी नेचर ऑफ साइकोलॉजी। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का क्षेत्र। मनोविज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। हम तो सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसे मनोविज्ञान ने प्रभावित नहीं किया हो। तो सिर्फ एक छोटी सी दृष्टि हम इसके क्षेत्रों पे डालेंगे, डिटेल में हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा विषय है शिक्षा मनोविज्ञान। तो वो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। सामान्य मनोविज्ञान, जर्नल साइकोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी, पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी, किशोर मनोविज्ञान, एडोलेसेंट साइकोलॉजी, प्रौढ़ मनोविज्ञान, एडल्ट साइकोलॉजी, समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी, औद्योगिक मनोविज्ञान, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी, सैन्य मनोविज्ञान, मिलिट्री साइकोलॉजी, आपराधिक मनोविज्ञान, क्रिमिनल साइकोलॉजी, नैदानिक मनोविज्ञान, क्लिनिकल साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक विज्ञान, मनोविज्ञान, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, साइबर मनोविज्ञान, साइबर साइकोलॉजी, तंत्रिका मनोविज्ञान, न्यूरोसाइकोलॉजी, परा मनोविज्ञान, पैरासाइकोलॉजी और शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। हमारा विषय है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, शिक्षा मनोविज्ञान पर किस तरह से आश्रित है, मनोविज्ञान ने शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, यह सब हम अपने इस टॉपिक में आगे डिस्कस करेंगे। अब
अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का अर्थ हमारा स्पष्ट हो चुका है, मनोविज्ञान का अर्थ स्पष्ट हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचन, विश्लेषण तथा समाधान किया जाता है। अब बात आती है शिक्षा संबंधी समस्याओं का विवेचन। शिक्षा से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी हैं? बुद्धि से संबंधित हैं, बालक के विकास से संबंधित है, बालक की समस्याओं से संबंधित है, बाल अपराध से संबंधित है। ये सारी समस्याएं शिक्षण अधिगम में आने वाली परेशानियों से संबंधित हैं। उनका विश्लेषण, उनका कारण जाना जाता है और साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन, उनका समाधान दिया जाता है कि ये समस्या है, इसका सॉल्यूशन ये है। इस तरह से हम बालक को अच्छी ढंग से शिक्षित कर सकते हैं। शिक्षा प्रक्रिया के दो ध्रुव हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी को शिक्षा ग्रहण करने और शिक्षक को शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अर्थात बालक किन किन तरीकों से शिक्षा प्राप्त करेगा और शिक्षक किन किन तरीकों से बालक को शिक्षा प्रदान करेगा, ताकि वह शिक्षक द्वारा दिए हुए ज्ञान को अच्छे से समझ सके, का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, ये हम पहले से ही स्पष्ट कर चुके हैं। अब हम कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का कार्य है व्यवहार का परिमार्जन करना और मनोविज्ञान का कार्य है व्यवहार का अध्ययन करना, जो कि हमने अपने पूर्व में के व्याख्यान में जाना था। अर्थात शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति रूसो के प्रकृतिवादी विचारधारा से हुई थी। रूसो से प्रेरणा पाकर पेस्टालॉजी, हर्बर्ट फ्रोबिल आदि ने इस दिशा में अनेक कार्य किए और इसे मनोविज्ञान के रूप में स्थापित करने में सहायता प्रदान की। थॉर्नडाइक ऐसे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाओं की। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। एजुकेशन साइकोलॉजी describes and explains the learning experience of an individual from birth through old age. जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले सीखने के अनुभव, यानी कि शैशवावस्था से लेकर मृत्यु तक जो भी कुछ व्यक्ति सीखता है उन सभी का वर्णन और उनका एक्सप्लेनेशन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू B.F. स्किनर, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग सिखाना, लर्निंग सीखना, यानी कि इसके अंदर सीखना और सिखाना दोनों ही प्रत्यय चलते हैं। नेक्स्ट, स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ, अर्थात हम शिक्षण में अपने अधिगम में किस तरह से विकास कर रहे हैं, हमारे कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, उसका अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ये थी शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी है। बाकी परिभाषाएं तो बहुत हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें अपने अपने ढंग से अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, पर मुझे जो इम्पोर्टेंट और आपके कोर्स की दृष्टि से सही लगी वो मैंने आपको बताई हैं। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान तथा विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की क्रिया को और अधिक अच्छी प्रकार से समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने में आवश्यक हैं। क्षेत्र में वे सभी ज्ञान और विधियां, मेथड्स और नॉलेज आ जाते हैं जो कि सीखने की प्रक्रिया को और अच्छे ढंग से समझने में और उसे चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स फॉर इट्स प्रोवेंसेस ऑल इंफॉर्मेशंस एंड टेक्निक्स
pertinent to better understanding or and a more efficient direction to the learning process. लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छे ढंग से एफिशिएंट तरीके से समझने में सहायता प्रदान करती है। ये सब इसके क्षेत्र में। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वंशानुक्रम की। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले बालक के वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है, जिससे पता चल जाता है अगर छात्र के संग कोई भी समस्या है तो उसके वंशानुक्रम में कहीं इस तरह की कोई समस्या तो नहीं रही जिससे कि बालक इस तरह की परेशानी से ग्रसित है। नेक्स्ट है विकास, डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत बालक के भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में किस तरह से शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक विकास होता है, यह सब अध्ययन करना भी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम सभी जानते हैं संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं है, उनके शारीरिक, मानसिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए एक अध्यापक को इन भिन्नता वाली कक्षाओं का सामना करना पड़ता है और इसीलिए उसे व्यक्तिगत भिन्नता के विषय में पता होना आवश्यक है। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व की अध्ययन भी किया जाता है, जिससे कि वह यह समझ सके कि बालक के सर्वांगीण विकास में व्यक्तित्व की क्या भूमिका है। अगर व्यक्तित्व संतुलित है तभी बालक सही ढंग से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो बालक अन्य सामान्य बालकों से हटकर होते हैं, इन्हें हम तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि, बाल अपराधी, शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से विकलांग, किसी भी रूप में जान सकते हैं। इन सभी बालकों की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, अलग स्वभाव होता है और उन स्वभाव और विशेषताओं को जानकर ही शिक्षा प्रदान करना शिक्षक का कार्य है। इसीलिए शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। नेक्स्ट है अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस। बालक किन किन ढंग से सीख सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के नियम, सिद्धांत और विधियों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। सीखने में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। जब शिक्षक को इन सब का पता चल जाता है तो वह अपने छात्रों को उनके अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा पाठ्यक्रम निर्माण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जो बालक की आवश्यकताओं, उनकी विकास की विशेषताओं, उनकी अधिगम शैली को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। इसीलिए इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य के विषय में भी अध्ययन किया जाता है, क्योंकि शिक्षक और छात्र मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होगी। वरना अगर किसी भी एक के अंदर कोई विकार है तो हमारा शिक्षण उतना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। छात्रों को किस ढंग से पढ़ाना है ताकि प्रभावशाली ढंग से वह उसे ग्रहण कर सके, यह बताने का कार्य भी शिक्षा मनोविज्ञान करता है। नेक्स्ट है निर्देशन व परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। शिक्षा बहुत ही विस्तृत विषय है और जहाँ पर छात्रों को तरह तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए गाइडेंस और काउंसलिंग के थ्रू उन समस्याओं को समाधान करने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। छात्रों की योग्यताओं का, उनकी उपलब्धियों का
मापन और मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है, तभी हम उनकी रुचियों, उनकी आवश्यकताओं और उनके ज्ञान को जानकर उन्हें सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। और यह कार्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न उपकरणों द्वारा किया जाता है, जिससे हम छात्रों की शैक्षिक योग्यता का, उनकी उपलब्धि का, उनकी रुचियों का मापन करके उन्हें सही दिशा प्रदान कर सकें। समूह गतिशीलता। मनुष्य समूह में रहने वाला प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, और छात्र ज़्यादातर समूहों में रहता है, समूहों में सीखता है, खेलता है, समूहों के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसीलिए समूह में होने वाले क्रियाओं को जानना भी शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही आता है। नेक्स्ट है अनुसंधान, रिसर्च। अनुसंधान के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान विशेष योगदान प्रदान करता है। शिक्षा अनुसंधान के अंदर शिक्षा में होने वाले जितने भी प्रयोग हैं, क्रियात्मक अनुसंधान हो, चाहे वो मौलिक अनुसंधान हो, नए नए प्रयोग हो, जिनकी कारण छात्रों की प्रगति को सुधारा जा सके, उनकी समस्याओं का निदान किया जा सके, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। एट लास्ट वी कैन से education has to opened and on psychological findings for what it does and how it is done according to P.N. झा। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसमें मनोविज्ञान से संबंधित उन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है जो शिक्षा की प्रक्रिया को प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइजिंग करने में, उसको आगे बढ़ाने में, छात्रों के व्यवहार को परिमार्जन करने में सहायता प्रदान करती हैं। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षक। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता। एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है? शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो आपको आपके छात्रों को समझने में, उनकी समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। यह एक शिक्षक को सफल शिक्षक के रूप में विकसित करने में बहुत सहायता देता है, क्योंकि जब शिक्षक बालक के व्यवहार, सीखने की विधियों, उसके व्यक्तित्व, उसकी बुद्धि आदि से संबंधित, उससे आदि से फैमिलियर हो जाता है, तो वह उसको उचित दिशा में ज्ञान प्रदान कर सकता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द फाउंडेशन स्टोन इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचर। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बनाने का फाउंडेशन स्टोन है। हम कुछ विषयों पर इसमें चर्चा करेंगे। नंबर 1, शिक्षक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करना। नंबर 2, उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और समदर्शी व्यवहार अपनाने में सहायता होता है। समदर्शी यानी कि समान व्यवहार अपनाने में। नेक्स्ट, श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी प्रदान करता है। किन किन विधियों से आप अपने क्लास में अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाल स्वभाव व व्यवहार से परिचित कराता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नताओं से परिचित कराता है। नेक्स्ट, अनुशासन बनाने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, पाठ्य निर्माण में सहायता प्रदान करता है। किस तरह से करिकुलम डेवलपमेंट किया जाए ताकि छात्र अच्छे से अच्छे ढंग से सीख सकें। नेक्स्ट, सर्वांगीण विकास में सहायता करता है, उसकी जानकारी देता है कि बालक की किस अवस्था में कौन सा विकास होगा, शारीरिक विकास किस गति से होगा, मानसिक विकास किस गति से होगा, जानकारी प्रदान करता है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक को पता चलता है कि किस तरह से बालक को सही उचित मार्गदर्शन दिया जाए। नेक्स्ट, ये मापन तथा मूल्यांकन की नवीन विधियों से शिक्षक को परिचित कराता है। किन किन टेक्निक्स का प्रयोग करके वह बालक का सही से मापन और मूल्यांकन कर सकता है। मनोविज्ञान ने किन किन क्षेत्रों में नए नए परीक्षण किए हैं, उन सभी से शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को परिचित कराता है। बालकों की समस्याओं को समझने में सहायता प्रदान करता है।
इसके लिए कक्षा में होने वाले जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको समझने और उनको सॉल्यूशन देने में आपको सहायता प्रदान करना भी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य में ही आता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के बिना शिक्षक अपने कार्य को उतनी सफलता से नहीं कर पाएगा, उसको उतना अच्छा आउटकम नहीं मिल पाएगा जितना कि शिक्षा मनोविज्ञान के जानकार शिक्षक को। अंत में हम कह सकते हैं, आधुनिक अध्यापक यदि अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे एक ऐसे विशेषज्ञ होना चाहिए जो बालक को समझे, उनकी अभिवृद्धि, विकास, अधिगम तथा समायोजन के तरीकों को समझे। मनोवैज्ञानिक निदानों में अप्रशिक्षित व्यक्ति शायद ही अध्यापकीय दायित्वों की अपेक्षा एवं कार्यों का निर्वाह कर सके। कहने का मतलब है कि अगर शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो वह बालक की वृद्धि, विकास, अधिगम, समायोजन के तरीके, व्यक्तित्व, सीखने के तरीके इत्यादि से परिचित नहीं हो पाएगा और इनके अभाव में वह सिर्फ कंटेंट नॉलेज होने पर एक सफल शिक्षक नहीं बन सकता। ये था शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक के लिए महत्व। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो भी प्राप्त हो सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।